Welcome back, class 12. We are in unit 6, chapter 6.2. जारी है हमारा chapter 6.2 भर्ती अर्थ एवं स्रोत, recruitment meaning and sources. And during our last lecture we discussed आंतरिक भर्ती के स्रोत, और आज बात होगी बाह्य स्रोत अथवा बाहर से भर्ती, एक्सटर्नल सोर्सेज और रिक्रूटमेंट फ्रॉम आउटसाइड। आमतौर से जो बाह्य स्रोत है भर्ती का कर्मचारियों की किसी संगठन में, ये निम्न स्तर के कर्मचारियों के भर्ती के लिए प्रयोग में लाया जाता है। लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि जैसे किसी संस्था को इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन लोगों की नियुक्ति करनी हो तो भी वो इस एक्सटर्नल सोर्स, बाह्य स्रोत जो है भर्ती का, उसका प्रयोग करते हैं। और इसमें एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है और आप देख सकते हैं कि ऐसे 11 संभावित तरीके हैं जिनको मैंने सिलेक्ट किया और जिनके बारे में आपसे पॉइंट वाइज बात करूंगा। जब आंतरिक भर्ती की बात हो रही थी तो वहां पर जो स्कोप था वो बड़ा कम था, और हमने 3 तरीके ऐसे सुझाए थे कि जैसे पदोन्नति द्वारा, स्थानांतरण द्वारा और अस्थायी अलगाव द्वारा, प्रमोशन से, ट्रांसफर से और ले ऑफ। ये 3 तरीके थे वहां पर कर्मचारियों को अपॉइंट करने के। लेकिन यहां पर हम 11 चीजों को डिस्कस करने जा रहे हैं। एक लंबी प्रक्रिया है। आइए शुरू करते हैं। जो बाह्य स्रोत है पहला, वो है प्रत्यक्ष भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसके तहत आप जो भी आपका संगठन का मुख्य द्वार रहता है, वहां पर नोटिस बोर्ड, दीवार पर, वहां पर आप नोटिस चिपका देते हैं कि उन्हें किस तरह के श्रमिकों की जरूरत है। आमतौर पे ये लेबर क्लास के लिए ये जो पहला तरीका है प्रत्यक्ष भर्ती का, ये उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो फैक्ट्री के बाहर मुख्य गेट के आसपास दीवार पर एक नोटिस चस्पा कर दिया जाता है और उस पर लिख दिया जाता है कि संस्था को इस काम के लिए इतने श्रमिकों की आवश्यकता रहेगी। तो ये बड़ा सस्ता तरीका है और जो इच्छुक व्यक्ति होंगे उनको संस्था नियुक्ति दे देती है और वो काम करना शुरू कर देते हैं। और आमतौर पे ये जो स्टाफ रहता है ये दिहाड़ीदार होते हैं, डेली वेजर्स होते हैं, और ये बड़ा सस्ता और आसान तरीका है भर्ती का। दूसरा है आकस्मिक बुलावा। जो योग्य कर्मचारी होते हैं, कुशल होते हैं, वो इस उम्मीद के साथ अच्छे संगठनों में अपनी एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र लगा देते हैं कि कभी निकट भविष्य में अगर संस्था में उनकी जरूरत होगी तो संस्था उन्हें बुला सकती है। लिहाजा उनका नाम जो है वो वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है, प्रतीक्षा सूची में। और उस सूची से जब भी संस्था के अंदर कोई पद खाली होता है तो उस हिसाब से संस्था उनको बुला लेती है और वो इस आकस्मिक बुलावे के तहत नियुक्ति पा सकते हैं। तीसरा है विज्ञापन माध्यम, मीडिया एडवर्टाइजमेंट्स। इसके जरिए संस्थान जो हैं जिनको कर्मचारियों की भर्ती करनी होती है वो समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन और दूसरे जो जर्नल्स होते हैं उनमें अपनी ये रोजगार समाचार पत्र में अपनी ऐड दे देते हैं, अपना विज्ञापन दे देते हैं कि संस्था को इन पदों पर इन कर्मचारियों की आवश्यकता है। और वहां पर यह भी लिख दिया जाता है कि उन कितने पद खाली चल रहे हैं, खाली पदों की संख्या, काम की प्रकृति, और विवरण दे देते हैं कि सैलरी वगैरह इतनी होगी। तो वहां पर जो इच्छुक उम्मीदवार होंगे वो उस संस्थान में अपना प्रार्थना पत्र भेज सकते हैं
और बाद में जो अगली प्रक्रिया है उसके लिए संस्थान उनको इंटरव्यू वगैरह के लिए बुला करके प्रक्रिया के तहत वहां से कर्मचारियों को अपने संस्थान में नौकरी दे सकते हैं। अगला है रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस बनी होती हैं। ये जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर रोजगार कार्यालय खुले होते हैं। वहां पर रोजगार अधिकारी के पास जो इच्छुक व्यक्ति होते हैं रोजगार, उन्होंने अपने नाम पंजीकृत करवाए होते हैं। तो आमतौर पे जो मैनेजर पर्सनल होता है संस्थान का, वो रोजगार अधिकारी से संपर्क स्थापित करता है और ये संस्थान को ये क्लर्क की, टाइपिस्ट की या क्लास 4 एम्प्लॉय, इसी तरह के एम्प्लॉय अगर रोजगार कार्यालय से उन्होंने कैंडिडेट्स बुलाने हो तो वो इन पदों के लिए रोजगार कार्यालय से मैनेजर पर्सनल, जो प्रबंधक होता है, कर्मचारियों का प्रबंधन करता है, मैनेजर पर्सनल, वो संपर्क साध करके वहां से उन उम्मीदवारों की सूची ले लेते हैं और बाद में जिन संस्थानों को, जिन इंस्टीट्यूशंस को एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, तो वो इंटरव्यू कॉल करके उन लोगों में से उन योग्य उम्मीदवारों का चयन कर सकते हैं। उसके बाद प्लेसमेंट एजेंसीज रहती हैं। ये प्लेसमेंट एजेंसी जो हैं, इनका संपर्क रहता है विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों के साथ और उन्हें जब जरूरत होती है तो वो प्लेसमेंट एजेंसी से कंसल्ट करके वहां से भी ब्यौरा मांग सकते हैं कि उन्हें इस तरह के एम्प्लॉयज की जरूरत है। तो प्लेसमेंट एजेंसी जो है वो वहां पर अपने आदमियों की नियुक्ति करवा सकती है। उसके बाद ये अगला जो हमारा तरीका है वो रहेगा प्रबंध परामर्शदाता या उच्चाधिकारी खोजक। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स होते हैं, हेड हंटर्स। इसमें बेसिकली जो प्रबंधन के पद होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में और मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, उस लेवल पर जो अधिकारी नियुक्त किए जाने हैं वो इन आदमियों से कंसल्ट करके, मैनेजमेंट कंसल्टेंट से, और जो आपके हेड हंटर्स होते हैं, उच्चाधिकारी खोजक, उच्च स्तर पर जो अधिकारी लगाने होते हैं, वो आपको राय देंगे, वो आपको बताएंगे कि संस्था के लिए ये व्यक्ति जो हैं वो अच्छे साबित हो सकते हैं और आपके लिए एक बेहतरीन तरीका वो हो सकता है, जो कि मॉडर्न टेक्निक्स के साथ जो मौजूदा परिस्थितियां हैं व्यवसाय की, उसके हिसाब से आपको वो प्रबंधक अधिकारी उपलब्ध करवाएंगे। सातवां है कैंपस भर्ती, कैंपस रिक्रूटमेंट। इसके लिए एक प्लेसमेंट सेल बना होता है जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और आपका जो मैनेजर पर्सनल कर्मचारी प्रबंधक होता है वो कांटेक्ट में रहता है उन प्लेसमेंट सेल्स के माध्यम से। तो वो क्या करते हैं कि जब संस्थान में अलग अलग पदों पे व्यक्तियों की, योग्य व्यक्तियों की जरूरत होती है, तो वहां से यूनिवर्सिटीज से, कॉलेजेस से, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस से पर्सनली जाकर के वो वहां से योग्य उम्मीदवारों को, वो आमतौर पे उस समय वहां पर पढ़ रहे होते हैं और अंतिम या सेकंड ईयर के छात्र होते हैं, उनकी लगभग डिग्री पूरी होने वाली होती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन वहां पर जाकर के उन विद्यार्थियों का, जो कि फ्रेश भी होंगे और नई नई तकनीकें सीख कर वो उस कॉलेज से निकलने वाले होंगे, तो वहां से वो सीधे ही टैलेंटेड जो कैंडिडेट्स हैं उनका चयन कर लेते हैं और वो अपनी शिक्षा पूरी करते ही आपके पास संस्थान में आकर के ज्वाइन करते हैं। तो ये कैंपस भर्ती हुआ एक तरीका। आठवां, संस्तुति या सिफारिश, रेकमेंडेशन कर सकते हैं।
ये संस्था में ऑलरेडी जो सीनियर आदमी काम कर रहे होते हैं वो सिफारिश करते हैं कि फला आदमी को अपॉइंट कर दिया जाए, रेकमेंड करते हैं वो लोगों का नाम, और वो जांचा परखा आदमी है, और संस्थान भी जिस व्यक्ति द्वारा संस्तुति की जानी है उसके ऊपर काफी भरोसा होता है, तो वो संस्था के लिए कभी भी गलत आदमी जो है उसकी सिफारिश नहीं करेगा। तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है। फिर श्रम ठेकेदार हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स, ये ताक में बैठे होते हैं कि जब भी संस्थान को लेबर की जरूरत रहे तो वो वहां पर जाकर के बातचीत करके एकदम से लेबर प्रोवाइड करते हैं, और इनकी अपनी कमीशन वगैरह होती है वो इन्हें संस्थान से मिल जाती है। तो ये एक और तरीका है। फिर आपके पास टेलीकास्टिंग है, प्रसारण, इसके माध्यम से आप विभिन्न समाचार पत्रों, टेलीविजन के माध्यम से वहां से आप ये विभिन्न कर्मचारियों की पद, योग्यता, उनकी मिनिमम सैलरी वगैरह जो भी वहां पर बता करके आप वहां से भी प्रसारित कर सकते हैं, और इस तरह से वहां से भी आपको कर्मचारी अवेल हो सकते हैं। 11वां है लास्ट इसमें वेब प्रकाशन, वेब पब्लिशिंग। इंटरनेट जो है एक बहुत बड़ा आजकल माध्यम है, वहां पर कई ऐसी साइट्स हैं जहां पर आप नौकरियां ढूंढ सकते हैं, जैसे www.naukri.com। यहाँ पर आप और भी कई साइट्स हैं। व्हेन यू विल ओपन द इंटरनेट you can find many kinds of jobs in different organizations, right from top level to middle level to lower level management। तो इस तरह से आप जिस स्तर पर और जिस तरह की क्वालिफिकेशन, जिस तरह का एक्सपीरियंस, जिस तरह की योग्यता आपकी है, आप उसके हिसाब से और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बड़े से बड़े संगठन में आप नौकरी के लिए अपना आवेदन भेज सकते हैं, और अगर संस्था को जरूरत होगी तो आपको वहां पर एक प्रक्रिया के तहत नियुक्त कर सकते हैं। तो ये 11 तरीके जो बाह्य भर्ती के स्रोत जिनकी बात हुई, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। और मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि जो हमारे आंतरिक स्रोत थे वो सिर्फ 3: पदोन्नति, स्थानांतरण और अस्थायी अलगाव, प्रमोशन, ट्रांसफर एंड ले ऑफ। और इधर वी हैव डिस्कस 11 इन नंबर। आइए चलते हैं कि अब ये सब बातें होने के बाद जो बाह्य भर्ती के बारे में हमने जाना परखा, और यहाँ पर ये नोट किया हमने कि एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें अभ्यर्थियों की एप्लीकेशंस आएंगी, वहां पर छंटनी होगी कि कौन रखने के काबिल हैं, इंटरव्यू में बुलाने के काबिल हैं। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है, और फिर उसके बाद उनका साक्षात्कार, उनका कोई और टेस्ट, उनका प्रशिक्षण, तो बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। आइए जानते हैं कि आखिर बाह्य भर्ती के क्या लाभ हैं और क्या सीमाएं हैं। तो मैं लाभों से पहले शुरू करूंगा। एडवांटेजेस ऑफ external sources of recruitment, या advantages from recruitment outside, from outside। तो लाभ, एडवांटेज की बात करते हैं। योग्य कर्मचारी, क्वालिफाइड पर्सनल मिलते हैं। बाह्य भर्ती के द्वारा आपको जो फ्रेश लड़के मिलेंगे और उनकी एकदम क्वालिफिकेशन बहुत अपडेटेड होगी, नई नई तकनीकों से वो लेस होकर आएंगे, सीख कर आएंगे, तो आपको जो कर्मचारी मिलेंगे वो योग्य मिलेंगे, फ्रेश ब्लड, और आपके पास फ्रेश लेग्स होंगी जो कि किसी भी संस्थान को आगे बढ़ाने में काफी मददगार सिद्ध होती हैं। तो दूसरा इसमें रहता है विस्तृत चयन, वाइडर चॉइस। आपके पास एक विस्तृत चॉइस रहती है कि आपको कौन आदमी रखना है। आपके पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आएंगी, वेरियस एप्लीकेंट्स जो है वो अप्लाई करते हैं, और आप अपनी सुविधा के हिसाब से उनमें से चयन करके सुयोग्य और टैलेंटेड लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं। उनके पास फ्रेश टैलेंट, नवीन गुण के साथ वो लेस होते हैं, और
क्योंकि वो यंग होते हैं और उनकी जो पढ़ाई होती है वो नई तकनीकों के साथ अपडेटेड होते हैं, तो आपके लिए फ्रेश टैलेंट मिलता है जो कि संस्था में आगे लंबे समय तक आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। उनमें प्रतियोगी भावना, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगी। जैसे ही संस्था में ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, नए लोग और अपॉइंट कर दिए जाएंगे, तो वो नए लोग जो हैं वो भी टैलेंटेड होते हैं और उनमें नई तकनीकें सीख कर आए होते हैं। तो क्या होता है कि एक कंपटीशन का माहौल तैयार हो जाता है। ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे हैं पहले से, और साथ में जो उनके साथ जुड़ जाते हैं नए लोग आकर के, उनमें एक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल, उससे संस्थागत उद्देश्यों को प्राप्त करने में आसानी होती है और जो संस्था का काम है उसका स्तर जो है उसमें निश्चित तौर पर सुधार होता है। आगे फिर पक्षपात की कम संभावना रहती है, लेस चांसेस ऑफ फेवरेटिज्म। यहाँ पर क्योंकि जो भी लोग इंटरव्यू में आएंगे वो लगभग सभी आपके लिए अननोन होते हैं, आपको ज्यादा उनके बारे में किसी के व्यक्तिगत आप जानते नहीं हैं, तो आप उनकी क्वालिफिकेशन, उनका टैलेंट, उनकी जो एक चातुर्य है, बुद्धि कौशल है, उसको देखकर ही जो सुयोग्य आदमी है उसी को आप अपॉइंट करते हैं। तो पक्षपात की यहाँ पर कम संभावना है। ये रही बात बाह्यावर्ती के लाभों की, एडवांटेजेस की। अब आइए चर्चा कर लेते हैं कि जहां पर लाभ होते हैं वहां सीमाएं अवश्य होती हैं, और यहां भी वही है कि जहां पर बाह्यावर्ती के आपने लाभ चर्चा की वहां पर कुछ सीमाएं भी हैं। पहली इसकी जो लिमिटेशन है वो है वर्तमान स्टाफ में असंतुष्टि। वो सेटिस्फाई नहीं होते। क्यों नहीं होते? जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे होते हैं उन्हें मालूम होता है कि उन्हें प्रमोशन नहीं मिलने वाला, पदोन्नति नहीं होगी, इसलिए जैसे ही उनको मौका मिलता है, अवसर मिलता है, वो अवसर पाते ही किसी दूसरे संस्थान में उस संस्थान को छोड़कर चले जाते हैं। इससे उत्पादकता में कमी आती है। दूसरा, लंबी प्रक्रिया। ये जो बाह्यावर्ती द्वारा लोगों का चयन किया जाता है ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया है कि पहले आप उसके लिए एक आवेदन पत्र लेंगे, फिर वहां पर लोगों को सेलेक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, फिर लोगों को बुलाएंगे, उनके वेरियस टेस्ट होंगे। उसके बावजूद भी अगर वो आपको कर्मचारी ठीक लगता है, उसके बाद वो रख भी लिया जाता है, तो उस आदमी को ट्रेन करना पड़ता है। एक्सक्यूज मी। तो ट्रेनिंग वगैरह ये सारी जो एक प्रोसेस है वो बहुत लंबी है। इट इज ए लेंथी प्रोसेस एंड ओवरऑल इट इज ए कॉस्टली अफेयर। महंगी प्रक्रिया है। ये जो सारी प्रक्रिया है इसमें आपको विशेषज्ञ बुलाने पड़ते हैं, इसमें आपका समय और धन दोनों ही बहुत ज्यादा लगते हैं, तभी आपको एक सुयोग्य कर्मचारी मिलता है। तो ये कई बार ये प्रक्रिया जो है इसको एक संस्थान में बार बार अपनाना काफी जटिल कार्य है और महंगा कार्य है। चौथा, गलत चयन की संभावना रहती है, रॉन्ग सिलेक्शन। रीजन, जो लोग आए होते हैं उनके बारे में आपको ज्यादा मालूमात होते नहीं है, आपके उनके वेयरअबाउट्स का पता नहीं होता है, उनके चाल चलन का पता नहीं होता है। तो कई चीजें ऐसी हैं जो कागज पर आपको नजर नहीं आएंगी और एक बार मिलने से भी नजर नहीं आएंगी। और अगर कहीं गलती से आपने गलत आदमी का चयन कर लिया तो वो संस्था के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। और एक आखिरी जो इसमें लिमिटेशन है, सीमा है, वो है श्रम परिवर्तन दर में वृद्धि, इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। अब श्रम परिवर्तन दर में यहां पर वृद्धि दर्ज की जाती है। ये जो बाह्यावर्ती का एक इसमें लिमिटेशन है, उसमें ये भी देखा गया है कि कई बार जो कर्मचारी होते हैं वो बदलते रहते हैं, उससे बाह्यावर्ती जो है
वो श्रम परिवर्तन दर में वृद्धि दर्ज की गई है। ये वृद्धि की ओर होता है, कमी नहीं आती इसमें। लोग जो है वो छोड़ रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, तो इस तरह से एक दुविधा की स्थिति बन जाती है, जो कि संस्था के लिए किसी भी हाल में कारगर नहीं है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि बाह्य भर्ती के क्या क्या स्रोत हैं और इसके क्या लाभ हैं और क्या सीमाएं हैं। अगले टॉपिक में फिर आपसे मुलाकात होगी। टिल देन, जय हिंद।